नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी, सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लाइव। कल लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और इस समिट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नए पर लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समिट को लेकर पूरा लखनऊ रोशनी से सराबोर है, रोशनी से नहाया हुआ है। दरअसल इस इन्वेस्टर समिट में कई उद्योगपति शामिल होंगे, कई विदेशों से भी यहां पर उद्योगपति शामिल होंगे और सरकार का दावा है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए $1 खरब की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इस इतने बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तैयारियां बड़ी है, क्योंकि यह प्लान उत्तर प्रदेश की काया पलटने का है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। तो आज मैं आपको इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक बात बताऊंगा, साथ ही साथ बात करूंगा सियासत की दूसरी बड़ी खबरों की भी। आज पूर्वांचल से अखिलेश यादव ने एक बात साफ कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 2024 की लड़ाई में यानी लोकसभा चुनाव के लिए कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो मौजूदा सहयोगी दलों के साथ ही चुनाव में जाएंगे। साथ ही साथ पूर्वांचल की धरती से अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर भी चुभने वाला वार किया है। ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल बिजनेसमैन कहा है। तो इन तमाम खबरों का आज होगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। आज अखिलेश यादव गाजीपुर में थे, जहां पर उन्होंने ठीक 54 मिनट भाषण दिया और अखिलेश यादव ने अपने इस भाषण में यह साफ कर दिया, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि 2024 की लड़ाई में भी 22 की तरह जिस तरह से गाजीपुर, बलिया और आसपास के इलाकों में सपा का प्रदर्शन रहा है, वैसा ही प्रदर्शन सपा को दोहराना है। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि वो अब शूद्रों को लेकर जो बात उठा रहे हैं, उनका यह कहना था कि अब ये बात जनता के बीच में नहीं बल्कि सदन में जाकर वो उठाएंगे। पूर्वांचल की रणभूमि में अखिलेश की शूद्र गर्जना। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने इस सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे। गाजीपुर की धरती से चुनावी शंखनाद। हमें और आपको मिलकर के और जोड़ करके कामयाब होना है। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बार गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ से होते हुए और आखिर तक आप देखना समाजवादी पार्टी का कितना झंडा बुलंद होगा। सीएम योगी पर अखिलेश का परिवारवादी अटैक। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं केवल संविधान की शपथ नहीं लेकर के बैठे, वो किसी मठ से भी आए हैं और मठ पर इसलिए आए क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले मठ में थे। अगर उनके परिवार के लोग मठ में नहीं होते तो शायद मठ में नहीं पहुंच पाते। उन्हें हमारा और आपका परिवारवाद तो दिखता है, लेकिन उन्हें अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता। इन्वेस्टर समिट पर सूट टाई वाली चुटकी। ये एमओयू कुछ नहीं होते हैं। अगर आप अच्छा सूट पहन लें, टाई लगा लें और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा दें। ओपी राजभर पर कंगना वाला निशाना। एक कोई थे, वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजेगा शायद। बताओ रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी लाइन में जाकर।
राजभर को अखिलेश ने बताया बिजनेसमैन। गरीबों को धोखा देने वाले लोग ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन। ये राजनीति को बिजनेस समझ रहे हैं। भाजपा को सपा का बुलडोजर अल्टीमेटम। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अगली गठबंधन प्रयोग से तौबा तौबा। ये जो बुलडोजर की संस्कृति लेकर के आए हैं, याद रखिए इस सरकार वाले लोग, अगर बुलडोजर यहाँ चला है तो बुलडोजर बनना बंद नहीं होंगे। साइकिल पर नई सवारी की नो एंट्री। अखिलेश का चुनावी प्लान फिक्स। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव आज पूर्वांचल में मौजूद थे और उसी गाजीपुर में जहां पर 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक सभा में आए थे। जेपी नड्डा ने उस वक्त कहा था कि जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो कटोरे में छेद था, दिल्ली से जो कुछ भी आता था उस छेद के जरिए निकल जाता था। उनका साफ संदेश था कि अखिलेश सरकार में केंद्र सरकार जो पैसा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देती थी वो पैसा विकास के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया और उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने सपा का साथ दिया है, उन्होंने दावा किया कि 24 में प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। धरती गाजीपुर की थी, वही गाजीपुर जहां की लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें से सभी 5 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने कब्जा जमाया था। यही वजह थी कि अखिलेश ने इस धरती से भाजपा को जमकर ललकारा। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। अखिलेश उसी गाजीपुर में थे जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 का आगाज कर चुके हैं। इसलिए सपा ने भाजपा को सीधी चुनौती दी। हमें और आपको मिलकर के और जोड़ करके कामयाब होना है। हालांकि हम लोग बाई इलेक्शन में आजमगढ़ पीछे रह गए थे, उसके कारण कोई हो, लेकिन मैं जानता हूं इस बार गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ से होते हुए और आखिरी तक आप देखना समाजवादी पार्टी का कितना झंडा बुलंद होगा। अखिलेश ने इतिहास की याद दिलाई और दावा किया कि इस बार फिर नया इतिहास बनने जा रहा है। किसान, मजदूर और बुनकर सब मिलकर सपा के विजय रथ को आगे बढ़ाएंगे। ये गाजीपुर में पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। अखिलेश यादव ने ओबीसी वोटरों की निर्णायक ताकत वाले गाजीपुर में इशारों में साफ कर दिया कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर शूद्रों के अपमान का मुद्दा वो सदन में भी उठाएंगे। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने इस सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उससे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर विटामिन अटैक किया। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता करने वाली पार्टी करार दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है।
इनमें विटामिन ओवर हो गई है, और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे, एक सेकंड नहीं, वो गलत समझ रहे। विटामिन ए मतलब उद्योगपति है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो सपने दिखा रही है उसका बलिया और गाजीपुर में कोई असर नहीं होगा, ये सब धोखा है। बताओ, ब्राजील से कोई यहाँ आएगा बलिया और गाजीपुर में इन्वेस्ट करने हैं, कोई लॉर्ड कॉर्नवालिस तो है नहीं जो यहाँ पर कोई राज चल रहा हो अंग्रेजों का। वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा, और कैसे इन्वेस्टमेंट वाला आएगा। अभी मैं बलिया के एक व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूं, ये नई तरह का व्यापार चला रहे बीजेपी के लोग। इनके यहां बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, वो सूद खो रहे बीजेपी के। सपा अध्यक्ष का ये तीखा हमला भाजपा को बुरी तरह चुभा। पार्टी नेताओं ने इस पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश ने गाजीपुर के मैदान से आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में हार की भी चर्चा की और पूरा भरोसा जताया कि इस बार सपा यहां से महाविजय हासिल करेगी। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने गाजीपुर की सभा के जरिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को 5 संदेश दिए, और इसमें सबसे अहम संदेश गठबंधन को लेकर था। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस बार वो कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे, जो मौजूदा गठबंधन के साथी हैं उन्हीं के साथ चुनावी मैदान में 2024 में वो जाएंगे। यानी अल्पसंख्यक और ओबीसी वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए भी अखिलेश यादव ने दांव चल दिया है। भाजपा पर अखिलेश का हिंदी इंग्लिश अटैक। भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी के लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कानून व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का सवाल। ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर, उसको 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। भाजपा पर धुआंधार प्रहार करने के बाद गाजीपुर के इस मंच से सबसे आखिर में अखिलेश यादव ने गठबंधन पर बड़ा ऐलान किया। साफ कह दिया कि मैं अगले चुनाव में कोई प्रयोग नहीं करूंगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अगली अखिलेश ने इसके जरिए जनता के बीच एक साथ 5 संदेश दिए हैं। पहला संदेश, भाजपा से अपनी ताकत पर आर पार की जंग लड़ेंगे। दूसरा संदेश, गठबंधन को लेकर कोई असमंजस नहीं है। तीसरा संदेश, रणनीतिक तैयारी हो चुकी है, चुनावी प्लान फिक्स है। चौथा संदेश, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी नजर है। पांचवा संदेश, मजबूत गढ़ में बेहद आक्रामक अभियान रहेगा। अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। ये सरकार तो कुछ है नहीं। सरकार क्या है? ये सरकार सोचेगा, ये वो सरकार है। अखिलेश की तरफ से गठबंधन प्लान फिक्स होने के बाद अब अटकलों का दौर खत्म होने वाला है। ये कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को भी साफ संदेश है कि सपा को राष्ट्रीय राजनीति के लिए उसकी बैसाखी की जरूरत नहीं, जबकि भाजपा के लिए 2 टूक ये कि इस बार मुकाबले की धुरी अभी से तय है। सपा के अध्यक्ष ने भले ही हुंकार पूर्वांचल की धरती से भरी हो, लेकिन इसके जरिए
उन्होंने पूरे यूपी के लिए अपने चुनावी प्लान की झलक दिखा दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर पर भी सियासी हमला बोला और बड़ा चुभने वाला हमला किया। दरअसल इस हमले के लिए उन्होंने फिल्मी अंदाज को अपनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर किसी दूसरे के दल में जाकर कंगना बजा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को पॉलिटिकल बिजनेसमैन तक कह डाला और ये बात ओम प्रकाश राजभर को खासी चुभी और उन्होंने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर अब तक जितने निशाने रह रह कर साधे थे, गाजीपुर पहुंचकर सपा अध्यक्ष ने उन सब का हिसाब एक साथ बराबर कर दिया। अटैक फिल्मी गाने के जरिए था और अंदाज ऐसा कि इस बयान के कई अर्थ निकाले जा सकें। और कुछ लोगों की बात नहीं मानना, कुछ लोग कभी इधर होंगे तो कभी उधर होंगे, उनकी बात मत मानना। एक कोई थे, वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। हम लोग इतना ही सोच के उनको समझने की जरूरत, बड़े अच्छा गाना है, लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी तरफ में जाकर। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश ने गाजीपुर जिले का नाम बदलकर इसे महर्षि विश्वामित्र के नाम पर विश्वामित्र नगर करने की राजभर की मांग पर भी चुटकी ली। नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नामी रख दो जिले का। ये नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नामी रख दो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गरीबों को धोखा देने वाले लोग, ये पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन। ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ थे। दोनों दलों के गठबंधन ने गाजीपुर जिले की 7 में से 7 सीटें जीत ली थीं। 5 सीटें सपा ने जीती थीं तो 2 सीटें सुभाषपा ने हासिल की थीं। जाहिर है, इससे इस इलाके में सुभाषपा की सियासी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश ने उनके वजूद पर सीधी चोट की है। इससे सुभाषपा बौखला गई। ये समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से, जब ये मुसलमानों के नहीं हो रहे हैं, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान को जो वोट देने में, इनको सरकार बनाने में 1 नंबर की भूमिका होती, इनके नहीं हो रहे हैं, तो ये अति पिछड़े और दलितों के होने वाले नहीं हैं। ये झूठा खाली राग अलाप रहे हैं। और मैं सही बात बता दूं कि ये जहां कदम रख रहे हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से ये नाश की तरफ जा रहे हैं। एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में अब सुभाषपा को तय करना होगा कि 2024 के चुनाव में वो किस पाले में रहेंगे, क्योंकि अखिलेश ने तो साफ कर दिया है कि उनकी साइकिल पर किसी और सवारी की जगह नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर जो बहस चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं तो कुछ नेता विरोध में। ऐसी ही जंग अब सपा प्रवक्ताओं के बीच छिड़ गई है। सपा प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगातार बयान दे रही हैं, लेकिन इस बयानबाजी के बीच आज उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा कह दिया कि सपा के तमाम प्रवक्ता हमलावर हो गए और इसके बाद अब दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस वाली महाभारत शुरू की तो इसका असर पार्टी के भीतर भी दिखाई देने लगा। हालांकि ये बात सही है कि अखिलेश ने जब स्वामी के सुर में सुर मिलाया तो कई नेता शांत हो गए, लेकिन पार्टी प्रवक्ता और नाम के आगे पंडित लिखने वाली डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो लगातार ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी ने जब ये कहा कि कुछ लोग मामले को श्री राम और हिंदू धर्म से जोड़कर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो रोली ने पलटवार किया। पहले आप अपने आपत्तिजनक आचरण को संशोधित और प्रतिबंधित कर लो, बाकी श्री रामचरितमानस के विषय में बोलने की हैसियत नहीं है आपकी। चांद सूरज पर थूकने पर
थूक अपने ही मुंह पर गिरता है महासचिव जी। केवल मैं श्री रामचरितमानस का समर्थन कर रही हूँ तो स्वामी प्रसाद के आगे नगण्य हो गई। केवल वो जातीय राजनीति कर रहे हैं, उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, देश में दंगे जैसी स्थिति कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जला रहे हैं। तो आज मेरे अखिलेश यादव जी, जिनको मैंने हमेशा इतना माना, आज वो स्वामी प्रसाद जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने हजारों गालियां आदरणीय अखिलेश यादव और हमारे नेताजी को दी। और आज जो एक अकेली महिला संघर्ष कर रही है पार्टी में, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया। यानी रोली मिश्रा ने तय कर लिया है कि वो स्वामी के विरोध में अंत तक खड़ी रहेंगी। वो ट्विटर पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने भाषणों को अपलोड कर रही हैं, जिसमें स्वामी अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विरोध में बोलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लहरों से लड़ा करती हूँ, दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करती। रोली प्रचंड रूप से स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हैं, लेकिन विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब उन्होंने भगवान कृष्ण को अहिर का छोरा कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने लिखा, स्वामी के साथ अखिलेश जी हैं, मेरे पास बांके बिहारी हैं, अब देखना यह है कौन सा अहिर का छोरा किस पर भारी है। रोली मिश्रा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो सपा के नेताओं ने उन पर पलटवार शुरू कर दी। सपा के दूसरे प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी ने लिखा, अपने पूज्य पिताजी को पंडित का छोरा कह के बुलाती हैं या अपने पूज्य पिताजी को बाप कह के बुलाती हैं। बहन जी, ब्राह्मण का संस्कार ऐसा नहीं होता है, और ये कुसंस्कार जिसका प्रदर्शन आप कर रही हैं, वो आगे बढ़ने पर अफसोस और शर्म होगा अगर अभी नहीं आ पा रहा है तो। मनोज राय धूपचंडी के इस ट्वीट पर रोली मिश्रा ने तंज कसते हुए ये लिखा कि हम ब्राह्मण नहीं, हम सब शूद्र हैं। इसके बाद रोली मिश्रा के इसी ट्वीट पर पार्टी की वरिष्ठ नेता जूही सिंह ने भी आपत्ति जता दी। उन्होंने लिखा, रोली, ये संबोधन बिल्कुल अनुचित है, अस्वीकार्य। अपने नेता को संबोधित करने की एक मर्यादा है, जिसकी सीमाएं आपका कथन तोड़ता है। याद रखना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बांके बिहारी को भी जाति की परिधि तक सीमित करना प्रशंसा का कार्य तो नहीं। जूही सिंह ने रोली मिश्रा की भाषा पर आपत्ति जताई तो रोली मिश्रा को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने लिखा, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज भाषा में अहिर का छोरा बोला जाता है। अवधि में जैसे ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं होता, ऐसे ही ब्रज भाषा में अहिर के छोरे का अर्थ गलत नहीं बल्कि वात्सल्यपूर्ण नटखट कृष्ण कन्हैया है। मैंने तो अपने सर्वोच्च नेता की तुलना यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से की है। कुल मिलाकर रोली मिश्रा ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगी। कभी वो सपा पर जातीय तुष्टीकरण को लेकर हमले कर रही हैं, तो कभी यहाँ तक कह दे रही हैं कि हर ब्राह्मण सुदामा नहीं होता, कुछ भगवान परशुराम भी होते हैं। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने शूद्र वाली लाइन पकड़ी है, सपा के कई ब्राह्मण चेहरों को पार्टी में असहजता महसूस होने लगी है। यही वजह रही कि मनोज पांडे और पवन पांडे जैसे विधायकों ने भी स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि अखिलेश के शूद्र वाले बयान के बाद वो शांत हो गए, लेकिन रोली मिश्रा ने ठान लिया है कि वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगी। उन्होंने लिखा, श्री रामचरितमानस के सम्मान की लड़ाई में आज मैं अपनी पार्टी में अकेली खड़ी हूँ। विरोध करने वाले महासचिव जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। मैं ये लड़ाई हार भी सकती हूँ, पर इस लोक से जाने के बाद जब प्रभु श्री राम से भेंट होगी तो वो निश्चित मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। रोली की इस लड़ाई की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य पर NSA लगाने की मांग के साथ शुरू हुई थी और अब मामला बढ़ते बढ़ते गृह युद्ध तक पहुंच गया है, क्योंकि रोली मिश्रा जैसे नेता चाहे कुछ भी कहें, अखिलेश ने साफ कर दिया है कि वो शूद्र वाली लड़ाई को सदन तक लेकर जाएंगे। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उससे। यानी स्थिति साफ है, समाजवादी पार्टी जिस दिशा में आगे जा रही है उस दिशा में रोली मिश्रा जैसे ब्राह्मण चेहरे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। और अब चर्चा ये है कि आने वाले दिनों में वैचारिक तौर पर बंटने वाली सपा में कुछ नेताओं के इस्तीफे भी हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की।
कल उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और इसको लेकर योगी सरकार ने खासी तैयारी की है। पूरे लखनऊ को सजाया गया है। इसके साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने तमाम आला अधिकारियों को देश और विदेश से जो तमाम उद्योगपति आए हैं उनसे चर्चा के लिए भी तैनात किया है, ताकि कल जब बातचीत के टेबल पर देश विदेश के उद्योगपति पहुंचेंगे तो वो उनके सामने एक मसौदा रख सकें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो यहां पर निवेश करने वाले हैं। और अब सबकी नजरें कल के दिन पर टिकी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश विदेश से आए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का मंत्र देंगे। लखनऊ में 10 फरवरी से निवेश का बड़ा मंच सजने वाला है। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने वाले हैं और तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। जिस मुख्य पंडाल में पूरा कार्यक्रम होगा वहां 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। लखनऊ में होने वाले मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का काउंटडाउन शुरू है। 10 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो 10 तारीख से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगा उसका शुभारंभ करेंगे। सुबह ठीक 10:30 बजे ये जो मुख्य पंडाल है जिसे हम कहें इनॉग्रेशन पंडाल, यहीं पर इस तरफ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप देखिए कितना बड़ा ये जो है स्टेज है वो बनाया गया है और ये जो पीछे आप एलईडी देख रहे हैं ये 250 स्क्वायर मीटर की ये पूरी एलईडी तैयार की गई है। पीएम मोदी के सामने सिर्फ चुनिंदा 5 बड़े उद्योगपतियों को बोलने का मौका मिलेगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी मंच से बोलेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम अपनी बात रखेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर का संबोधन होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वधानी का संबोधन होगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट एरिया के सीईओ डेनियल भी अपनी बात रखेंगे। उद्योगपतियों के बाद सीएम योगी का संबोधन होगा और उद्घाटन सत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। फिर पीएम मोदी का संबोधन होगा। चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल ही इसका शुभारंभ होना है और उससे पहले किस तरीके से हर एक चीज यहाँ पर उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इसलिए आप देखिए तमाम जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड भी मौजूद है और हर एक चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है। इसी मंच पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इस तरफ आपको दिखाएं तो ये जो इनॉग्रेशन पंडाल है यहाँ 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में दिग्गजों का महाकुंभ लगने वाला है। इस समिट में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर पूरी मोदी सरकार की मौजूदगी होगी, जबकि 300 से ज्यादा उद्योगपति नजर आएंगे। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। सरकार का दावा है कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 23 लाख करोड़ के एमओयू साइन होंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सरकार के तमाम मंत्री विदेशों में गए, यानी जमकर पसीना बहाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात अखर रही है। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल उठाए। योगी सरकार निवेश की बड़ी तस्वीर दिखाने की तैयारी कर रही है तो विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा। सुना है कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो गए और एक एमओयू पकड़ा गया अमेरिका की एक कंपनी जिसमें यूनिवर्सिटी एक कमरे में भी नहीं चल रही थी, उसमें कई हजार करोड़ का एमओयू कर दिया गया मंत्री। जब वहां थक गए विदेश जाकर के एमओयू करके तो प्रदेशों के बड़े बड़े शहरों में गए एमओयू करने, वहां भी थक गए तो जिलों में चले गए।
सकता है गाजीपुर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने मीटिंग की हो एमओयू की उद्योगपतियों की। गाजीपुर में की थी कि नहीं की थी? गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की तैयारी में जुटे थे, तो गाजीपुर से अखिलेश यादव ने सरकार पर चुभने वाला तंज कस दिया। बताओ, ब्राजील से कोई यहाँ आएगा, बढ़िया वो गाजीपुर में इन्वेस्ट करने हैं, कोई लॉट लाने वाले तो है नहीं जो यहाँ पर कोई राज चल रहा हो अंग्रेजों का। वो अलग बात है कहां से आए और कहां पर उन्हें आखिरी वक्त गुजारना पड़ा और कैसे इन्वेस्टमेंट कार्ड वाला आएगा। अभी मैं बलिया के एक व्यापारी परिवार से मिलकर आया हूं। ये नई तरह का व्यापार चला रहे बीजेपी के लोग। इनके यहां बैंकों से नहीं मिल रहा है पैसा, वो सूदखोर है बीजेपी के। समाजवादी पार्टी अभी तक ये सवाल पूछ रही है कि पिछली बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे कितना निवेश आया और कहां-कहां नए उद्योग लगे। अखिलेश ने इस बार भाजपा पर सूदखोर वाला निशाना साधा है। पर इसलिए नहीं हुआ कि जो मंत्री और सचिव लोग विदेश गए वो एमयू करके आए हैं। इस समिट से पहले उत्तर प्रदेश के कबाल टाउन्स में बड़े शहरों में खुद मंत्री जी गए थे, गोपाल नंदी, और जहाँ जहाँ जो लक्ष्य दिया था उससे दुगने एमयू हुए हैं। इसलिए ये धरातल पे उतरेंगे। पिछली बार की समिट के भी धरातल पे उतर चुके हैं। अखिलेश कुछ भी कहें, लेकिन सरकार की तैयारी निवेश की बात को बड़े कैनवास पर उतारने की है। कि नए भारत के निर्माण की जो कल्पना माननीय मोदी जी ने की है, उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसको साकार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी समिट, ग्लोबल समिट, ये बताती है कि किस प्रकार का माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश अलग अलग क्षेत्रों में निरंतर आगे गति से बढ़ने का काम कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार दो निशाने लगाने की कोशिश में है। पहला ये कि निवेशकों के सहारे रोजगार की बात को बढ़ाया जाएगा, और दूसरा ये कि निवेशकों के लिए यूपी का माहौल अच्छा बताकर बेहतर कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाएगी। कहीं ना कहीं इसका जिक्र 2024 के चुनाव में भी सुनाई देगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मेरठ की सरधना सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के विवादित बयान की। एक बार फिर से संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलचल मच गई है। संगीत सोम का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर उन्होंने एक वर्ग विशेष पर निशाना साधा है, और साथ ही साथ ये कह डाला कि जिस लिहाज से जनसंख्या बढ़ रही है वर्ग विशेष की, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इसके साथ ही साथ संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर जिन्ना का नाम लेकर भी तंज कसा। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी इसकर तुरंत पलटवार किया। लोकसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यूपी की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री अभी से हो गई है। विधानसभा चुनाव में हार झेलने वाले संगीत सोम ने फिर ऐसा बयान दे दिया है जो पश्चिमी यूपी की सियासत में तूफान खड़ा करने वाला है। संगीत सोम ने जनसंख्या बढ़ोतरी पर बात की और पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ के देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है और मिनी पाकिस्तान बन रहा है। मेरी सभी पार्टी के लोगों से यही कहना है कि खास तौर से इस बात पे ध्यान दें, चर्चा इस पे करें कि बढ़ती हुई आबादी किस तरीके से रुके। संगीत सोम की छवि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता की है। हालांकि ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपनी विधायकी नहीं बचा पाए थे, और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप और आपके चेले ये जिन्नावादी सोच छोड़ के और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल आप लोगों का होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी पश्चिमी यूपी में खूब धार्मिक नारे उछाले गए थे। कई सीटों पर इसका असर भी हुआ, तो कुछ सीटों पर ये दांव बेअसर हो गया। अब लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना वाले क्षेत्र में फिर से जिन्ना का जिक्र होने लगा है। तो अखिलेश यादव और उनके चेले पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक माहौल जातियों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये जातियों के हिसाब से बांटना चाह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता
कि ये जिन्नावादी सोच ये क्यों बना रहे हैं, क्यों ये जिन्नावादी सोच के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं अभी स्थिति। अभी पाकिस्तान इन्होंने देखा नहीं, पाकिस्तान की रोज स्थिति देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोग भूखमरी में मर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति को दिखाकर उत्तर प्रदेश में सियासत चमकाने की कोशिश है। उधर सपा ने संगीत सोम पर चुभने वाला पलटवार किया है। ये संगीत सोम बौखला रहे हैं, हार पच नहीं रही है और ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इसमें चर्चा में रहना चाहते हैं कि बीजेपी तक अपनी बात पहुंचाएं। बीजेपी पूछ तो रही नहीं है उनको। लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में उन्होंने बोला और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। आज नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर गांधी परिवार से सवाल पूछा कि आखिर वो नेहरू सरनेम लगाने से क्यों डरते हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई शायरी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने विपक्ष को यह भी कहा कि वो अकेले ही पूरे विपक्ष से लड़ने में काफी हैं। आदरणीय सभापति, उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। विज्ञान के विरोधी है। दिन दूसरा था, जगह भी दूसरी थी, लेकिन कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले का अंदाज नहीं बदला था। शायरी के जरिए पीएम ने फिर कांग्रेस पर पलटवार किया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। प्रधानमंत्री आज नए ताने और नए निशाने के साथ राज्यसभा में पहुंचे थे। सदन से उन्होंने गांधी परिवार पर सरनेम वाला सबसे बड़ा हमला बोला। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। पीएम मोदी गांधी परिवार पर हमलावर थे तो कांग्रेस की तरफ से मोदी अडानी भाई भाई के नारे लग रहे थे, लेकिन पीएम ने कांग्रेस पर हमले का सिलसिला नहीं रोका। कभी नेहरू सरनेम को लेकर तो कभी इंदिरा सरकार को लेकर पीएम कांग्रेस पर बरसते और गरजते रहे। और अब बात देहरादून की, जहां पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। दरअसल पेपर लीक के मामले को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते गांधी मैदान के पास हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का गुस्सा कल रात छात्रों और पुलिस के बीच में हुई कहासुनी को लेकर था, झड़प को लेकर था और उसके बाद वहां पर गांधी मैदान के पास जैसे छात्र इकट्ठा हुए तो वहां पर पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज के बाद जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में यूकेपीएससी और यूकेएसएससी परीक्षा आयोगों में सुधार की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो गुरुवार को विकराल हो गया।
पेपर लीक का जो गुस्सा बेरोजगार छात्रों के दिल में था, वो सड़क पर आक्रोश की तस्वीर बनकर उभरा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस ने बेरोजगार छात्रों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। देहरादून में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें आक्रोशित अभ्यर्थियों और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मांग सीधी थी कि जब तक मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, वो पीछे नहीं हटेंगे। कल रात को मारपीट की खबर सामने आई थी, जिसके बाद छात्रों का हुजूम घंटाघर के गांधी पार्क में उमड़ पड़ा और पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर पत्थरबाजी के आरोप लगाए, तो छात्रों ने पुलिस पर बेवजह लाठीचार्ज का आरोप लगाया। क्या है, पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है। आप पुलिस वालों के हाथों में देखो पत्थर है, पुलिस वाले हैं कि गुंडे हैं, ये आप बताइए। आप हमारी डिमांड है सीबीआई जांच हो, ठीक है, निष्पक्ष हो, भर्ती घोटाला बंद हो, आगे भी ऐसा ना हो, कभी भी ना हो, हमारे साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमने अभी पटवारी का पेपर दिया, वो लीक, फिर से देंगे, फिर से लीक, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो सब खाली करा दिया है, सबको ले गए, अब क्या करेंगे? सर कुछ नहीं होगा, हम कल फिर बैठ जाएंगे, परसों फिर बैठ जाएंगे, कब तक खाली कराएंगे ये लोग? मामला आगे बढ़ा तो पुलिस छात्रों को गाड़ियों में भरकर ले गई। इस घटना में पुलिस की गाड़ियों के कुछ शीशे टूट गए। सीएम ने अपील की है कि युवा किसी के बहकावे में ना आए, दोषियों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस और एसटीएफ ने जो जांच की है, उसके बाद जो भी दोषी व्यक्ति हैं वो सब जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोगों ने अनैतिक कार्य किए हैं, चाहे वो यूकेएसएससी में हो या पब्लिक सर्विस कमीशन में, उनके खिलाफ तत्काल यहाँ पे कार्रवाई हुई है। छात्रों पर लाठियां चली तो सियासी बवाल भी खड़ा हो गया। इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अभी तक सिर्फ मछलियां पकड़ी गई हैं। सीबीआई जांच कराइए, मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पेपर लीक मामलों में सीबीआई के अलावा और कोई चारा नहीं है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। युवा इस समय प्रताड़ित हो रहा है। उधर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का आरोप है कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में जमकर धांधली हो रही है। ऐसे में हंगामा और तेज हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।